हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। हम आपके इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हमने फैमिली, मैरिज एंड किनशिप इनको स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज वर्क। ठीक है, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्क क्या होता है। अच्छा, जब आप सभी का एक ड्रीम होगा, है ना, आप सभी ने ऐसे पहले से ही डिसाइड करके रखा होगा, बचपन से भी ये चीज़ हम सोचते हैं, और अभी तो आप लोग बड़े भी हो चुके हैं, तो आप भी ये चीज़ सोचते होंगे कि जब हम अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में ये वर्क करेंगे, है ना, हम पायलट बनेंगे, या फिर हम इंजीनियर बनेंगे, या फिर हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, यानी कि हम कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। हम सभी ये सोचते हैं ना, हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, हम कुछ ना कुछ जॉब करेंगे। और जनरली इसका पर्पस एक ये भी होता है कि फिर क्या होगा, जब हम जॉब करने लगेंगे, हम नौकरी, जनरली है ना, एज एन स्टूडेंट्स हम ये चीज़ सोचते हैं कि जब हम वर्क करने लगेंगे, हम जॉब करने लगेंगे, तो हम अर्न करेंगे, है ना। फिर हम अर्न करेंगे तो जो हमारी नीड्स होंगी, हमारी डिमांड्स होगी, हम उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, यानी कि हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना, हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे और एक काइंड ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, है ना, नौकरी, और पेड यानी कि आपको उस नौकरी के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सोचते हुए हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम क्या काम करेंगे, हम क्या वर्क करेंगे, हम क्या जॉब करेंगे। तो ये वर्क होता क्या है, कितने डायमेंशंस होते हैं वर्क के, कैसे ये वर्क हमारी इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करता है, और कैसे ये सारी चीज़ें मिलके एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। ओके, सो द मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड सेंस ऑफ वर्क इन मॉडर्न डे इज पेड एम्प्लॉयमेंट। इन जनरल अगर अपन मॉडर्न सेंस में देखें तो वर्क या फिर जॉब, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है, हम जनरली इसको ऐसे समझते हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट यानी आपका, हमको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, और पेड होगा वो, है ना, हमको उसके लिए सैलरी मिलेगी। ये चीज़ जनरली अपन यही चीज़ सोचते हैं ना, जॉब होगा यानी कि रोजगार होगा और पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, नौकरी होगी, ये चीज़ जनरली, है ना, ये हम सोचते हैं ना। दिस इज इन फैक्ट इज एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू। अब ये तो हमने बहुत ही जनरल सेंस में समझ लिया ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके समझ लिया वर्क को। पर क्या वर्क सिर्फ इतना ही होता है कि हम एक दिन काम करेंगे, हम जॉब करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी? क्या सिर्फ यही काम होता है? नहीं, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? मैनी टाइप्स ऑफ वर्क डू नॉट फॉलो द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। बहुत से ऐसे टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जिसके अंदर ये आइडिया नहीं होता है कि हमको पेड एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बहुत से लोग लोगों की सर्विस कर रहे हैं, है ना, सेवा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो यहाँ पे ये नहीं सोचते कि उनको ये नौकरी करने से या ये काम करने से, ये वर्क करने से उनको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। और बहुत सी ऐसी चीज़ होती है। अब जैसे क्या होती हैं, so much of the work done in the informal economy is not recorded in the official employment statistics। देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी को समझते हैं। अगर हम इकोनॉमी में देखें, है ना, हम इकोनॉमी में देखें, इकोनॉमी आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत सालों से, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत छोटा सा डायमेंशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि देखो, इकोनॉमी में एक होती है फॉर्मल इकोनॉमी, या फिर मैं कहूँ एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, है ना। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी। दूसरा होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, या फिर मैं कहूँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल से समझाऊं तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि फॉर्मल मतलब क्या, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक सिस्टम है, ऑफिशियल चीज़ें। वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे कोई काम हो रहा है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी स्टेट के थ्रू रेगुलेटेड हैं। ठीक है, जो भी स्टेट में गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट है
वो इसको रेगुलेट करता है। यानी कि यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से फिक्स्ड काइंड ऑफ है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में अपन समझ रहे, बहुत शॉर्ट, अपन इकोनॉमी को नहीं, अपन को सोसाइटी को पढ़ना है तो बहुत शॉर्ट में समझते हैं। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि इनफॉर्मल यानी कि जहां पर रूल्स रेगुलेशंस ना हो, चीजें पर्सनल हो, या फिर कोई सिस्टम ऑफ रूल्स ना हो, है ना, सारी चीजें अनकोडिफाइड हो, अनऑफिशियल हो। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें स्टेट रेगुलेट नहीं कर रहा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा दिहाड़ी मजदूर, है ना, जो लोग मजदूरी करते हैं, पर डे पे मजदूरी करते हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। आज एम्प्लॉयमेंट है, कल होगा या नहीं होगा उन्हें नहीं पता होता। जैसे अपन ने ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखे हैं इकोनॉमी में, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, जब काम चला जाता है तो वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसकी पेमेंट, जो उसकी सैलरी होगी वो भी फिक्स्ड नहीं है। ऐसा एक सेक्टर इकोनॉमी होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है। ये होता है आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो नाउ मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो वर्क होता है दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, वो जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी कि देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन वर्क पढ़ रहे थे, तो हमने जनरल सेंस में वर्क को ऐसे समझा था कि पेड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड व्यू हो गया। क्योंकि वर्क केवल पेड एम्प्लॉयमेंट ही उसके पीछे आइडिया नहीं होता है। वर्क के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। वर्क एक काइंड का वर्क है जहां पर आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है। दूसरे काइंड का वर्क है कि आप काम कर रहे हो, मतलब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पर आप उसके लिए ना कोई सैलरी ले रहे हो, ना कोई पेमेंट ले रहे हो, कुछ भी नहीं ले रहे हो। या फिर तीसरा सेक्टर है इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहां पे आपका जो वर्क है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, वो फिक्स्ड नहीं। तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं। इसलिए हम सिर्फ एक जनरल आइडिया नहीं लगा सकते कि पेड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो मतलब वर्क हो रहा है, यानी पेड एम्प्लॉयमेंट है यानी कि वर्क है, ये नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, अपन ने देखा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो वर्क होता है वो एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होता। अब जो इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो काम है, आपकी जो नौकरी है वो फिक्स्ड नहीं है ना, वो फिक्स्ड नहीं है तो फिक्स्ड पेमेंट भी नहीं है। It sometimes involves the exchange of cash for services provided and often involves direct exchange of goods and services, यानी कि जो भी इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम होते हैं वो सारे काम इसके अंदर आते हैं ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेट से कंट्रोल्ड नहीं है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है इनफॉर्मल इकोनॉमी। क्लियर है ये चीज। नाउ डज वर्क, तो फिर मतलब क्या हो गया कि एक जगह पेड एम्प्लॉयमेंट है, एक जगह पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट है तो फिक्स्ड नहीं है, तो डिफरेंट डायमेंशंस है वर्क के। तो फिर वर्क है क्या, आप किस चीज को बोलोगे कि हाँ ये वर्क होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे वर्क को। सो वर्क वेदर पेड और अनपेड, चाहे उसमें आपको पेमेंट मिल रही हो या आपको पेमेंट नहीं मिल रही हो, can be defined as the carrying out of task requiring the expenditure of mental and physical efforts, यानी कि काम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वो सारे टास्क, वो सारे वर्क परफॉर्म करना जिसमें आपकी मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हों, जिसमें आपके मानसिक और शारीरिक आप जो है अपने एफर्ट्स को लगा रहे हो, आपका दिमाग उसमें यूज हो रहा है, आपकी बॉडी उसमें यूज हो रही है, फिजिकली और मेंटली आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, अपनी मेहनत दे रहे हो, ठीक है। वो एक होता है, आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो वर्क को, विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैटर टू ह्यूमन नीड्स। और इसमें क्या होगा, जब आप अपने मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स को यूज करोगे, जब आप अपने मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स को यूज करोगे तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। आप कोई भी काम करोगे तो उस काम का एक पर्पस तो होगा ही ना,
और उस पर्पज से ही आप उस काम को करते हो। आप कोई चीज क्रिएट करते हो, आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, और ये सारी चीजें करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करना। ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करना वो होता है काम। अब आप जो काम करते हो, वो कुछ ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फिर वो जो कुछ ह्यूमंस काम करते हैं वो किसी और ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, फिर कुछ और ह्यूमंस जो काम करते हैं वो शायद आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि एक पूरी इकोनॉमी में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चाहे उनका काम पेड हो या अनपेड हो, वो अपने मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स को यूज कर रहे हैं, और वो जब अपने पूरे एफर्ट्स इकोनॉमी में लगा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ क्रिएशन हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, और फिर ये सारी चीजें मिलके ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। आप काम क्यों करते हो? क्योंकि आपकी अपनी डिमांड्स हैं, आपकी अपनी नीड्स होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आप काम करते हो। ठीक है, ये होता है वर्क। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वर्क। दे आर नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड बट ऑल्सो फॉर सेटिस्फैक्शन। सिर्फ आज जीने के लिए, क्योंकि आज जैसे मान लीजिए आज आपके पास में पैसा नहीं है, ठीक है, आज आपकी ज़रूरत है कि आपको पैसा चाहिए, आपके घर में खाना नहीं है, तो आप काम करोगे, पैसा आया, आपने खाना खाया घर में, बात खत्म। क्या इतना ही काम होता है? नहीं, आपकी ह्यूमन नीड्स हैं, आपकी अपनी नीड्स हैं, आपके अपने उन नीड्स को सेटिस्फाई आपको करना है, इसलिए भी आप काम करते हो। तो दिस इज कॉल्ड वर्क इन अ इकोनॉमी। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि काम क्या होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन कि जहां पर आपके मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स यूज हो रहे हैं, उनको यूज करके आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, जिसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करना, वो होता है वर्क। तो वर्क केवल वही नहीं होता है, काम केवल वही नहीं होता है जो आपको सैलरी दे, जो आपको तनख्वाह दे, लेकिन जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्क क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम वर्क के कितने डायमेंशंस होते हैं, देन डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है, मॉडर्न इकोनॉमी में वर्क क्या होता है, एंड ये वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करते हैं, ये सारे डायमेंशंस को हम स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्क क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज वर्क। एक बार वापस से याद दिला देती हूँ। चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली, मैरिज एंड किनशिप को पढ़ लिया था, एंड व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। हमने देखा था कि जब हम अपने मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स को लगाते हैं, जिससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो वर्क पेड हो या अनपेड हो, है ना। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो चाहे पेड हो या अनपेड हो, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एक यूनिट को हम कहते हैं वर्क, या हम वर्क को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यानी कि हमने समझ लिया था कि वर्क क्या होता है, और थोड़ा सा बिल्कुल इकोनॉमी को भी हमने समझा था। अब हम देखने वाले हैं कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है, यानी कि वर्क कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। ये तो हमने देखा था कि हम वर्क इकोनॉमी के अंदर करते हैं, और वहां पर जो भी होता है वो सारी चीजें इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ को मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ करती हैं। अब ये वर्क और इकोनॉमिक लाइफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और कैसे ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी इकोनॉमी में कोई चेंज होता है, जब भी समाज की आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव होता है, या कोई भी हम किसी भी तरीके का चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, चीज़ों को एकदम पूरा बदल देते हैं, तो पॉलिटिकल लाइफ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, उस इकोनॉमी की, उस कंट्री की पॉलिटिक्स भी चेंज होती है। ठीक है, यानी कि जब इकोनॉमी चेंज होगी तो पॉलिटिक्स चेंज होगी, या पॉलिटिक्स चेंज होगी तो इकोनॉमी भी चेंज होगी। हालांकि ये दोनों इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं सोसाइटी को भी।
ठीक है। तो कैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और कैसे ये सोसाइटी को इम्पेक्ट करती हैं, यही सारा कुछ हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके और ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक्स हैं, है ना। तो इनको आप ध्यान से समझिए, आराम से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन आराम से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए, हम मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम्स में वर्क कितने डायमेंशन में होता है या वर्क के कितने फॉर्म्स होते हैं एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ठीक है, ये चीज अपन पढ़ेंगे। सो द कंसेप्ट ऑफ वर्क हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो कंसेप्ट है वर्क का, है ना, वर्क या काम, ये जो कंसेप्ट है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया है वैसे वैसे वर्क का डायमेंशन या वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता गया है। पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो काम सिर्फ उसी को कहा जाता था जिसमें कि आपको पेड एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पर आपको एक नौकरी है जिसमें आपको सैलरी मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है वो चेंज होता जा रहा है। कैसे? सो द कोर्सेज एंड स्ट्रीम्स हैव आल्सो चेंज्ड। ना केवल कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है बल्कि कोर्स और स्ट्रीम भी चेंज हुई है। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, इन प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी या ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और केयर फॉर द लाइफ स्टॉक। देखो पहले के टाइम क्या होता था, एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती थी, ज्यादा इंडस्ट्रीज तो सेटअप थी नहीं, ना ही इतना कुछ सर्विसेज पर फोकस किया जाता था, एग्रेरियन सोसाइटी थी। देखो इकोनॉमी जो होती है वो हम उसको देखते हैं, एक होता है इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद में होता है इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फोकस्ड इकोनॉमी हो तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। जब इंडस्ट्रीज फोकस्ड इकोनॉमी हो, यानी कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और इंडस्ट्रीज में ही काम होता है और इंडस्ट्रीज से जो भी पैसा आता है, जो भी ग्रोथ होती है, वही इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इन दोनों के बाद में आता है टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। जो जिस इकोनॉमी में हम सर्विसेज पे फोकस करते हैं वो सर्विस सेक्टर होता है। देखो सर्विसेज क्या होती हैं, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है इकोनॉमी में, है ना। जैसे कि जो भी सर्विस सेक्टर का अपन एक एग्जांपल कैसे देख सकते हैं कि आप जैसे आप रोड पे जाते हो, ठीक है, आप रोड को यूज कर रहे हो ना, वो रोड किसने बनवाई है, गवर्नमेंट ने बनवाई है। तो क्या होता है, वहां पर आप उस रोड को यूज कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। अपन देते ना ऑक्ट्रॉय टैक्स देते हैं ना, अपन टोल वगैरह आते हैं जहाँ पे, वहां पे टैक्स देते, तो आपको सर्विसेज पे हो रही है, आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो। तो ये ऐसे कुछ बहुत सारी सर्विसेज होती है ना। जैसे आपके कंट्री में एग्रीकल्चर या जो है आप इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं है पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वो भी चीजें हो जाती है टर्शियरी सेक्टर में। हालांकि ये सारा इकोनॉमिक्स का डायमेंशन है, इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इससे ये बताना चाह रही हूँ कि जो पहले की प्री मॉडर्न सोसाइटीज होती थी, जो पहले की सोसाइटीज होती थी, वो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होती थी, वो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होती थी। यानी कि जो सोसाइटीज होती थी वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी। लोग क्या करते थे, लोगों के खेत होते थे, जमीनें होती थी, वो उस पर अपना अनाज उगाते थे या जो भी उनको जिस भी चीज़ की फसल उगानी होती थी वो करते थे। फिर उससे जो भी प्रोडक्शन होता था उसी को वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करते थे, फिर लोग उसी को कंज्यूम करते थे और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन आता था। यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। इसके अलावा लोग क्या करते थे, जानवर पशु पालन करते थे, है ना, जानवरों को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, पशु पालन करते थे, फिर उन्हीं को जो है चराने के लिए लेके चले जाते थे, फिर उनकी सेवा करते थे। फिर जैसे गाय पालते थे तो गाय से दूध मिलता था, बकरी पालते थे उससे दूध मिलता था। ऐसे करके जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, और फिर जो भी उनकी खेती किसानी है उसी में उसका ख्याल रखना, उसको इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें पहले प्री मॉडर्न सोसाइटीज में होती थी और यही काम होता था। और जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर था, जो फैमिलीज होती थी, तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अप होती थी। जैसे हस्बैंड अगर
जो है एनिमल्स को लेके चले गए हैं एनिमल रियरिंग वगैरह के लिए और उनको जो है घास घास चराने के लिए। तो उस टाइम पीरियड में जो घर में वुमेन होती थी वो ही अपने खेत को देख लेती थी, संभाल लेती थी और जो भी ज़रूरत होती थी वो कर देती थी। बच्चे भी जो है घर के वो हेल्प कर देते थे। तो यानी कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और यही वर्क होता था प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, यही वर्क होता था प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में। पीपल मेनली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल एक्टिविटीज़। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो पीपल थे उस टाइम में वो जनरली किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म आया, फिर उसके बाद में कॉलोनियलिज्म भी चल रहा था और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए। मॉडर्न टाइम्स में हमको ये ज़रूरत समझ में आ गई थी कि अब जो है हमको इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत टाइम लगता था। और क्योंकि हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम और अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, हम और उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेके आ पाते थे और एक ही टाइप का काम होता था, बस अब यही करते थे। तो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फूड कंज्यूम करना एक इकोनॉमी की नीड नहीं होती है ना। इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो भी बेसिक नीड्स हैं एक इंडिविजुअल की वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर इकोनॉमी ग्रो भी तो करती है ना, एक सोसाइटी ग्रो भी तो करती है, फिर उसमें उसके इंडिविजुअल्स की जितनी भी नीड्स हैं, चाहे वो बेसिक नीड्स हों, कंफर्ट नीड्स हों, लग्जरी नीड्स हों, वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर सर्विसेज भी होनी चाहिए इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर आती थी। तो जब ये नीड समझ में आने लगी कि अब हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, अब हमको इन पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या किया गया, हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, हम अब कैसे हो गए, अब हम सेकेंडरी सेक्टर में आने लग गए, अब हमने इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना स्टार्ट कर दी। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जैसे इकोनॉमी चेंज हुई है तो सोसाइटी भी चेंज होगी, सारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। अपन ये सारी चीज़ें ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हुआ कि फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में एक बहुत छोटी पॉपुलेशन ही केवल एग्रीकल्चर में और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन सभी एक्टिविटीज़ में वर्क करती थी। ठीक है, एक छोटी ही पॉपुलेशन इन सारी चीज़ों में वर्क करती थी, बाकी पॉपुलेशन कहाँ वर्क करती थी, इंडस्ट्रीज़ में, है ना। माइग्रेशन हुआ था, अपन ने देखा था कि कैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो रूरल पीपल थे वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने लग गए, वहाँ पे आके रहने लगे। क्यों? क्योंकि काम का स्तर, जो वर्क था, वो फॉर्म जो था वर्क का, वो अब इंक्रीज हो चुका था। जहाँ आप पहले सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अप होते थे, अब आप क्या करने लग गए थे, अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। एग्रीकल्चर में आपको कभी लॉस भी हो सकता था, लेकिन ये फैक्ट्रीज वगैरह में क्या था, पैसा मिलता था, है ना, इन हैंड पैसा मिलता था। एग्रीकल्चर में तो ये था कि जब सामान बिकेगा तब पैसा मिलता था। और बहुत पहले के टाइम में अपन देखें तो बार्टर सिस्टम चलता था अपने यहाँ पे, कि हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, आप अब उसके बदले में हमको कोई सामान दे दीजिए, तो ये सिस्टम चलता था। लेकिन फैक्ट्रीज वगैरह जब बनी, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो इन हैंड पैसा मिलता था, है ना, सैलरी मिलती थी, आप वर्क करते थे। तो लोग माइग्रेट कर चुके थे अर्बन एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में, और वो वहीं पर ही वर्क करते थे। तो यानी कि ये जो एक वर्क का फॉर्म है, ये कैसे प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हुआ। इसके बाद क्या हुआ, agriculture and farming itself became industrialized, which carried on largely by means of machines than by human hand. अब जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, इनोवेशन का एडवांसमेंट हुआ, तो लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ा। तो ये तो हम मानते हैं कि लोगों ने एग्रीकल्चर में, अब मतलब बहुत कम लोग थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के इक्विपमेंट्स थे, यानी कि अब जो खेती किसानी होती थी वो भी मशीन्स के थ्रू होने लगी थी, है ना। ट्रैक्टर्स आ गए थे, गन इरीगेशन की मशीन्स आ गई थी। ऐसे करके फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट जो है मशीन्स आ चुकी थी। यानी कि अब जो काम हो गया था
वो ह्यूमन हैंड के थ्रू नहीं होता था। मतलब अब ह्यूमंस को काम नहीं करना, अब काम किसको करना है, मशीन्स को करना है, यानी कि मशीनीकरण हो गया चीजों का। So, in a country like India, the larger share of population continues to be involved in the agricultural and other rural-based occupations. देखो क्या हुआ, प्री मॉडर्न में एग्रीकल्चर पे थे, फिर इंडस्ट्री सेटअप होगी, लोग भी माइग्रेट कर गए, लेकिन एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट हमने किया, हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को तो पीछे छोड़ नहीं दिया। और एक इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो पहले तो 100% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व थी, फिर उसके बाद में अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम वाले सिनेरियो में देखो तो 70% पीपल इंडिया में एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, यानी कि वो जो भी काम करते थे वो एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, खेती किसानी ही करते थे, जो अनाज आता था उसी में ही पैसा कमाते थे। इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा नहीं रुख उनने किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो उनने सोचा हमें जिस चीज़ का नॉलेज है हम उसी में करेंगे। आज भी अगर आप देखो तो 45 to 50% पॉपुलेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो यानी कि हमने वर्क लाइफ को चेंज तो किया इंडिया में, लेकिन पूरी तरीके से हमने चेंज नहीं किया। हम आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही थे, हमारी जो ऑक्यूपेशन थी, हम जो काम करते थे वो एग्रीकल्चर और रूरल बेस्ड काम ही हम करते थे। लेकिन चेंज क्या आया कि ये एग्रीकल्चर का भी मशीनीकरण हो गया, इसमें भी मशीन्स आ गई, इसमें भी इनोवेशन आ गई, इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम जो है करते थे एग्रीकल्चर में। डिफरेंट मशीन्स आ गई, डिफरेंट जो है सिस्टम आ गए, इनोवेशन हो गया, साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, डिफरेंट सीड्स आ गई, HYV सीड्स आ गई, हाइब्रिड आ गई, तो ऐसे करके जो है चेंज हुआ। ठीक है, अब वर्क लाइफ चेंज हो रही है, वर्क भी चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से जो है वर्क और इकोनॉमिक लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। There are other trends in India too, for instance an expansion of service sector। अब देखो हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में 5 year प्लान्स हमारे यहाँ पे चलते थे। ठीक है, हमने क्या किया था, 5 वर्ष की नीति अपनाई थी। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, उसके बाद में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बनी और हमने ये पॉलिसी अपनाई कि हम 5-5 साल की पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के अंदर हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना हम ये निर्धारित करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप हो, आप अपने अगले 1 साल की पूरा प्लान बना लो कि इस 1 साल में मुझे ये काम करना है, फिर उस 1 साल में आप वो काम करोगे, फिर आप अगले साल अपना अगला प्लान बनाओगे। तो ऐसे सरकार ने क्या किया, 5-5 साल के प्लान बनाए, 5 year प्लान्स बनाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 year प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर को फोकस किया कि हम एग्रीकल्चर में सारी चीज़ों को सुधार करेंगे, मशीनीकरण करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, साइंस एंड डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत थी उस टाइम पे। ठीक है, आप सोचेंगे मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गई, लेकिन ये चीज़ें कैसे रिलेटेड है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इस तरीके से इनोवेशन की बात चलने लगी एग्रीकल्चर में। अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी चाहिए थी, खाने की उस टाइम पे बड़ी कमी थी, वॉर वगैरह ऑलरेडी हो ही चुका था, इंडिया डिवाइडेड था, तो उस चीज़ के लिए हमने फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया। उसके बाद में हमको जब हमने 5 साल हो गए, हमने अपने प्लान को एनालाइज किया कि हमने इस प्लान में क्या गलतियां करी या क्या हमने सही किया, तो हमको समझ में आया कि हमने इंडस्ट्रीज पर तो फोकस किया ही नहीं, और अभी तो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। अगर हम अभी इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा किसने सोचा? ऐसा इंडिया ने सोचा कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमने अपने सेकंड 5 year प्लान में इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। हमने इंडस्ट्रीज सेटअप करी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया इंडस्ट्रीज में, वर्क लाइफ चेंज हुई। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्लान बाई प्लान हमने धीरे धीरे करते करते सर्विस सेक्टर पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। अब हमारे यहाँ पे जो भी फूड्स वगैरह प्रोड्यूस होते थे तो उसको हम जो है एक्सपोर्ट भी करते थे ना, दूसरी कंट्रीज को देते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, टूरिज्म सर्विसेज हो, ऐसे मतलब ढेर सारी चीज़ें। ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर पर भी अब हम ध्यान देने लगे, यानी टर्जरी सेक्टर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। यानी इंडिया अब एग्रीकल्चर से
सेकेंडरी पर आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज पर आ गया, और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर पर आ गया। यानी इंडिया में और भी ढेर सारे ट्रेंड्स जो हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ को लेके चेंज हो रहे थे या एक्सपेंड हो रहे थे। However, the characteristics of economic system of modern society can be seen in India as well. लेकिन जो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स थे इकोनॉमिक सिस्टम के, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम जो मॉडर्न टाइम्स में एक तरीके से पूरी तरीके से चेंज हो गया था, वो हमको इंडिया में देखने को भी मिला। यानी कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंडिया ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपना सिस्टम नहीं बदला, हम एग्रीकल्चर बेस्ड ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ऐसा नहीं किया कि हम अपने आप को चेंज नहीं किए करेंगे। हमने मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज किया। तो जो चीज अपन अभी पढ़ रहे थे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे वर्क चेंज हुआ मॉडर्न फॉर्म्स में। नेक्स्ट था आपका डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हुआ और इंडिया में सारा सिनेरियो कैसे चेंज हुआ, ये अब अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस आए इंडिया में ये अपन समझ लेते। सो इन मॉडर्न टाइम्स द हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल स्पेशलाइज्ड। तो देखो अपन क्या देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम्स में कैसे चेंजेस हुए, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में वर्क चेंज हुआ था, ये अपन ने देखा, इकोनॉमिक लाइफ चेंज हुई ये अपन ने देखा, पर इसने कैसे इकोनॉमी को इम्पेक्ट किया एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ था, हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हुआ एंड वर्क को डिवाइड कर दिया डिफरेंट नंबर में, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, जिसमें पीपल स्पेशलाइज्ड थे, जिसमें पीपल स्पेशलाइज्ड थे। जस्ट सपोज इसका एक एग्जांपल अपन समझते हैं। ठीक है, जब भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, जब भी वो ग्रुप कोई काम करता है, जब भी वो ग्रुप कोई काम करता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ज्यादा काम होता है तो हम काम को डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना, जैसे कोई ज्यादा काम होता है तो हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं, और हम ऐसे डिवाइड करते हैं काम को कि जिसको सबसे अच्छा जो काम आता है हम उसको वही काम कर देते हैं, जिसको सबसे अच्छा जो भी काम आता है हम उसको वही काम देते हैं, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड होता है हम उसको वो वाला वर्क दे देते हैं, यानी कि हम काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का एक सीन अज्यूम करो, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपको जो है उनके लिए खाना बनाना है, घर को साफ करना है, बाजार से सामान लेके आना है, और ऐसे ढेर सारे काम आपको करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग सिबलिंग्स हो और आप खुद हो, तो आप क्या करोगे, मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं तो आप मम्मी से बोलोगे मम्मी आप खाना बनाओ। आप दो भाई बहन हो जस्ट सपोज, तो आप लोग बोलोगे कि यार हम घर को ना डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं तो घर अच्छा लगना चाहिए, हम घर को डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, पापा से आप बोलोगे कि आप जो है बाहर से थोड़ा सामान लेके आना है, वो सामान आप लेके आ जाओ। यानी कि जो जिस काम को कर सकता है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, हमने उसको ये काम दे दिया, और एक जो सारा काम था कि मेहमान आने वाले हैं उनको खाना खिलाना है, घर को साफ करना है और बाहर से सामान लेके आना, हमने काम को डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, मम्मी अपना खाना जल्दी जल्दी बना लेंगी, आप अपने यहाँ का काम मतलब जो भी आपको घर को डेकोरेट करना आप वो कर लोगे, पापा जो है वो बाहर से जाके सामान लेके आ जाएंगे। काम क्या हुआ, कम टाइम में हुआ, जल्दी हो गया, अच्छे से हो गया। अब अगर ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मम्मी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप खाना भी बना लेना, बाहर से सामान भी लेके आ जाना और घर भी सामान लेना, तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो मम्मी खुद पूरी थक जाएंगी, दूसरी चीज सारा काम करने में मम्मी को बहुत टाइम लगेगा, और तीसरी चीज शायद काम सारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे जब हम वर्कर्स की लाइफ में ऐसा कर देते हैं, जब हम वर्कर्स के साथ में ऐसा कर देते हैं, लेबर्स के साथ में ऐसा कर देते हैं, तब उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क। ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, ऐसे बांटना कि जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसे वही काम देना, इसे कहते हैं आपका डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, काम बहुत ज्यादा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ढेर सारी इंडस्ट्रीज थी, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, काम भी बहुत ज्यादा था, ह्यूमन नीड्स भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं थी। तो क्या कर देते, वर्क को डिवाइड कर देते थे, जो जिस काम में स्पेशलाइज था उसको वो काम दे दिया जाता था इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, है ना, अलग अलग काम अलग अलग इंसान को दे दिया जाता था, इसे कहते थे डिवीजन ऑफ लेबर। मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क। अब देखो
काम का बंटवारा हुआ, लोग रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो गए, काम चेंज हो गया, काम की लोकेशन भी चेंज हो गई। एग्रीकल्चर में जब लोग काम करते थे तो जनरली ये होता था कि जो खेती की ज़मीन होती थी वो हमारे घर के पास ही होती थी या घर से थोड़ी सी दूर होती थी, तो हम अपने घर पे रह के भी काम कर लेते थे या हम खेत पे जाके भी काम कर लेते थे। तो जनरली जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या रूरल एक्टिविटीज़ की अपन बात करें तो क्राफ्ट का काम होना, सिलाई बुनाई कढ़ाई करना और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें घर में होके भी, मतलब घर में रह के भी आप ये काम कर सकते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब आप मॉडर्न सोसाइटी में आ गए, तो यहाँ पर काम की लोकेशन बदल गई। अब आप अपने घर में रह के काम नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्रीज में आना पड़ेगा, आपको अपनी फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में आपकी लोकेशन ऑफ वर्क भी जो है वो शिफ्ट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या इम्पैक्ट हुआ इससे, फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो फैक्ट्रीज को कैपिटलिस्ट ओन करते थे, जो फैक्ट्रीज कैपिटलिस्ट की थी, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फोकल पॉइंट बन गई। देखो अपन ने देखा है अपने यहाँ पे, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जनरली इंडिया के केस में अपन बोलते हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, तो ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे या जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे, जो भी कैपिटलिस्ट थे, वो लोग जिस भी फैक्ट्री को ओन करते थे या जिस भी उनकी जो फैक्ट्री होती थी, जो उनके काम होते थे, उन कामों को देख के ऐसा लगता है क्योंकि देखो ये रिच हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, सैलरीज अच्छे से दे पाएंगे, काम को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे, तो ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो फोकल पॉइंट बन गए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, क्योंकि वो लोग जो है इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे थे, बहुत तेज़ी से काम जो है हो रहा था। आप कभी इंडिया का इकोनॉमिक पास्ट पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि कितनी जल्दी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई। ठीक है, नाउ वर्कर्स वर ट्रेन टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क एंड दे रिसीव वेजेस अकॉर्डिंगली। अब काम कैसा था, देखो काम की लोकेशन चेंज हुई, काम करने का तरीका चेंज हुआ, काम कराने वाला भी चेंज हुआ, उसके बाद में जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ट्रेन किया जाता था कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, जैसे जब आप कोई परफॉर्मेंस देने जाते हो तो आपको उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आपको ऐसे ऐसे इस चीज़ को करना है, वैसे ही वर्कर्स जो काम करने जाते थे, क्योंकि क्या था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, हमारे यहाँ के लोगों को तो खेती किसानी ज़मीन जायदाद इन सारी चीज़ों का नॉलेज था। लेकिन अब जब वर्कर्स को मतलब फैक्ट्रीज में काम करना था, उसका नॉलेज उनको नहीं था, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मशीन काम करेगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी, तो इन चीज़ों के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग की दी जाती थी और उनको अपने काम के लिए वेजेस मिलते थे। ठीक है, सैलरी मिलती थी, वेजेस मिलते थे, भत्ता मिलता था। तो इस तरीके से वर्कर्स का भी सारा कुछ सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया था। मैनेजर्स सुपरवाइज्ड द वर्क टू एनहेंस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। जो मैनेजर्स थे, देखो इंडस्ट्रीज में काम होता था तो केवल वर्कर्स तो थे नहीं और ओनर्स तो थे नहीं, मैनेजर्स भी रखे गए थे, एम्प्लॉयर्स भी रखे गए थे। देखो मैनेजर जो सारा काम कैसे हो रहा है उसको मैनेज करते थे, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स होते थे। एम्प्लॉयर्स कौन, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर एम्प्लॉयर्स होता है जो काम करने वालों को रखता है। ठीक है, कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे, वो एम्प्लॉयर्स होते थे। ये लोग देखते थे कि सारा काम अच्छे से कैसे, किससे करवाना है, किसको काम देना है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर्स इंश्योर करते, यानी ये लोग नौकरी पे रखते थे लोगों को, इन्हें एम्प्लॉयर्स कहा जाता था। फिर उसके बाद में वर्कर्स भी होते थे जो लोग काम करते थे एंड ओनर होते थे। तो ऐसे करके एक पूरी फैक्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री जो है सेटअप होती थी, है ना, किसी एक से तो सारी चीज़ें चलती नहीं है। तो जो मैनेजर्स थे वो सुपरवाइज करते थे वर्क को। ये जो मैनेजर्स थे ये वर्क को सुपरवाइज करते थे कि अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वर्कर्स की हाइजीन कैसी है, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी ज़्यादा ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें कौन इंश्योर करते थे, मैनेजर्स। टू एनहेंस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। इसका कारण क्या था, एक तो डिसिप्लिन बना रहे, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे घर जाना है, इतने बजे लंच करना है,
और फिर आप अगले दिन इतने बजे आओगे, कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो यानी कि एक वर्क का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा था, वर्क का स्ट्रक्चर था, जो चीजें पहले हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी पर अब ये एग्जिस्ट करने लगी थी। एंड दूसरी चीज वर्कर की प्रोडक्टिविटी। देखो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, आप अपना काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, तो उस काम में आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, आप अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हो, क्या आप अपने काम को इंक्रीज कर रहे हो या आपका काम और डिक्रीज हो रहा है, आप अपना काम करने में कितने ज्यादा मतलब उस चीज में आपकी लगन है, ये सारी चीजें इंश्योर करता था कौन, मैनेजर। हालांकि डिवीजन ऑफ लेबर का एक डीमेरिट ये भी होता है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं काम को, तो क्या हो गया, एक पर्सन एक ही काम को करता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होता है, तो एक ही काम को बार बार करते 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 इंसान बोर हो जाता है ना, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है क्या यार रोज का एक ही तो काम है, आना है आना है, ये करना है वो करना और बस घर चले जाना है। उसको ऐसा लगता था इसमें तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीजों को कि उसको भैया उसका काम करने में अच्छा भी लगे, क्योंकि जब इंसान अंदर से एंथुसियास्टिक होगा तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। तो ये चीज इंश्योर करने का काम किसका होता था, मैनेजर्स का होता था। नाउ modern societies also show an enormous expansion of economic interdependence. In every society a vast number of population do not produce the food they eat, the houses they live in and the material goods they consume. यानी कि मॉडर्न सोसाइटीज की वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा था। इंटरडिपेंडेंस यानी कि क्या, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, वो होता है आपका इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैसे बढ़ रहा था, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब सब ह्यूमन की नीड्स एक जैसी होती हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं होती, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, वैसे ही काम भी अलग अलग होता है। तो जो वर्क अब हो रहा था, अब जो वर्क ऐसी सोसाइटी में हो रहा था, तो यहाँ पे वर्क ऐसा नहीं होता था कि मुझे खाने की ज़रूरत है, मेरे पास में खाना नहीं है, मेरे घर में फूड नहीं है, मुझे फूड की ज़रूरत है तो मैं जाके फूड प्रोड्यूस करूँगी, या फिर मुझे मेरे अकॉर्डिंग एक घर की ज़रूरत है तो मैं जाके अपना घर बनाने लगूंगी, ये वर्क होगा। ऐसा वर्क नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता था, इन एवरी सोसाइटी वास्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट प्रोड्यूस द फूड दे ईट, the houses they live in and the material goods they consume. It means that the population is dependent on an immense number of other workers. यानी कि जो population है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है on an immense number of other workers, दूसरों पर निर्भर है। कैसे दूसरों पर निर्भर है, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में भी देखोगे तो कोई जो है फूड प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई जो है टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई क्लोथ सेलिंग का काम कर रहा है, कोई जो है वो एस्टेट सिस्टम में यानी बिल्डिंग प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है, कोई जो है सर्विसेज सेक्टर में वर्क कर रहा है। यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब ये अलग अलग काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट सपोज ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो काम करते हैं, ये जो काम करते हैं इससे इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। ये 4 लोग जो काम करते हैं इससे इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। अब ये 4 लोग भी काम करते हैं, ये 4 लोग जो काम करते हैं इनके काम से अनदर 4 पीपल की नीड्स सेटिस्फाई होती है। फिर ये जो 4 पीपल काम करते हैं इनसे जस्ट सपोज इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। यानी कि कौन क्या काम कर रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग काम कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल का जो वर्क है वो किसी ना किसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई प्रोडक्शन वर्क फूड प्रोडक्शन में लगा है तो उससे लोगों की फूड की नीड सेटिस्फाई हो रही है। किसी को घर चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी एक ज़मीन है हाँ और जाओ और जाके उस पर घर बना लो, ऐसा नहीं है। वो फिर बिल्डर्स से, कोऑपरेटिव से इनके साथ में संपर्क करता है, बैंक से संपर्क करता है और फिर उसके बाद में वो उन चीज़ों पर काम करता है। यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है इन मॉडर्न वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। तो ये होता है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वर्क के और इकोनॉमिक लाइफ के, कि क्या वर्क होता है
वर्क के कितने फॉर्म्स हैं, पहले काम कैसे होता था, आज के टाइम में काम कैसे होता है, आज के टाइम में काम जिस तरीके से होता है उससे मॉडर्न सोसाइटी कैसे पूरी चेंज हुई है, कैसे हमारी वर्क लाइफ पूरी चेंज हुई है, और हमारा वर्क किसको सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन की नीड्स को, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। अल्टीमेटली जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे कि वर्क कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और भी क्या क्या डायमेंशंस हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। स्टिल आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, वर्क क्या होता है, एंड व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। वहां पर हमने देखा था कि वर्क क्या है, चाहे पेड हो या अनपेड हो, जहां पर आपके मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं एंड आप नीड्स, बेसिक नीड्स जो हैं सोसाइटी की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट कैन बी डिफाइंड एज वर्क। ये चीज हमने पहले समझ ली थी। एंड हमने देखा था कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क कैसे थे। पहले जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज होती थी वहां पर जनरली वर्क क्या होता था, एग्रीकल्चर वर्क हो गया, फार्मिंग वर्क हो गया, ये होता था। एंड देन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आए तो वर्क का जो एक पूरा डायमेंशन है वो कैसे चेंज हुआ, वो चीज हमने वहां पर डिस्कस करी थी। इसके अलावा हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर हुआ एंड इंडिया में इन सारी चीजों का क्या इम्पेक्ट पड़ा, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे कैसे चेंज हुआ, ये हमने देखा था। लेकिन जनरली हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी कि व्हाट इज वर्क एंड वर्क लाइफ किस तरीके से चेंज हुई, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से चेंज हुई, पहले लोग क्या करते थे, देन जनरली एकदम से किस चीज पर वो लोग जो है ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क टोटली कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो, हमने ये चीज तो देखी थी कि प्री मॉडर्न सोसाइटीज में वर्क कैसे होता था, फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में वर्क कैसे होता। अब ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी में जो वर्क हो रहा था, तो ये वर्क किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता गया ईयर बाय ईयर। ठीक है, ये चीज अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वर डिवाइडेड इनटू सिंपल ऑपरेशंस that were precisely timed, organized and monitored। देखो क्या होता था, अपन ने देखा था कि इंडस्ट्रियल वर्क होता था, इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी, फैक्ट्रीज थी ढेर सारी, उसमें वर्कर्स काम करते थे और काम जो है सारा मशीन्स के थ्रू हो चुका था। मतलब लेबर चाहिए था लेकिन जो मेन बड़े बड़े काम होते थे वो सारे मशीन्स के थ्रू होने लगे थे, वर्क इजी हो गया था, है ना। पहले यानी कि हमारा लेबर बहुत ज्यादा होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, फिर क्या हुआ, मशीन्स आ गई तो इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता था और जो मास प्रोडक्शन हमको चाहिए था, ढेर सारा प्रोडक्शन हमको चाहिए था इकोनॉमी में, वो चीज भी इजीली होने लगी थी। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, यानी कि इंडस्ट्री में जैसे भी काम होता था, जो भी प्रोसेस था, जो भी सिस्टम था जिसके थ्रू वर्क पूरा होता था, हमने उस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। हमने उस पूरे काम के प्रोसेस को डिवाइड कर दिया सिंपल ऑपरेशंस, यानी छोटे छोटे टास्क में, सिंपल टास्क में। ठीक है, हमने क्या करा, जैसे मान लो ये एक पूरा वर्क होता है, ठीक है, ये एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जस्ट सपोज, ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पूरे प्रोसेस को हमने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल कर दिया, हमने काम को सिंपल कर दिया। जहां पर देखो, हमने पहली चीज हमने क्या देखी थी, हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो वर्कर्स काम करते थे हमने उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जो लोग जिस चीज में स्पेशलाइज्ड थे, ऐसे उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हमने वर्क को डिवाइड किया था। ये हमने देखा था ना, लेबर को हमने डिवाइड किया था कि कोई कुछ काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, फिर वो कोई कुछ काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वर्क को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर में लेबर को डिवाइड किया था, यहाँ पे वर्क को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे यूनिट्स में।
ठीक है, सिंपल प्रोसेसेस में कि एक वर्क यहाँ पे होता है, एक वर्क यहाँ पे होता है, एक वर्क यहाँ पे होता है, ऐसे करके हमने छोटे छोटे सिंपल प्रोसेसेस में वर्क को डिवाइड कर दिया। वर्क को डिवाइड करने से क्या हुआ, कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, काम जो हो रहा था, जो वर्क हो रहा था वो टाइम पे हो रहा था। पहली चीज तो ये थी, ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ही इंसान अगर एक ही काम करेगा, ठीक है, अगर एक ही इंसान एक सारा काम कर लेगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे देखो, एक पूरी बुक है, ठीक है, उस पूरी बुक को आप रीड करोगे मान लो, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा अरे यार ये सारा कुछ तो ऐसे मिक्सड अप हो रहा है ना। तो क्या करते हैं, अपन बुक को चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर चैप्टर्स को भी अपन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपको इजीली चीजें समझ में आती है। जब अपन वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो वर्क क्या होता है, पहली चीज तो टाइम पे होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है वर्क, है ना, कि हमको ये काम ऐसे करना है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, ठीक है। काम जो है वो मॉनिटर होता है, ठीक है, कितना काम कैसे हो रहा है ये मॉनिटर हो पाता है, इसको कोई एक जन देख पाता है, ठीक है। और वो कौन है जो देखता है काम को, मैनेजर, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में ये चीज पढ़ी थी। देन मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट्स। अब क्या हो रहा था, अपन ने काम को जो है डिवाइड कर दिया। काम को डिवाइड करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि हमको चाहिए, हमको क्या, मास प्रोडक्शन हम कर रहे थे, ठीक है, हम प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अब जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि अब तो देखो, अब तो कोई लिमिट ही नहीं थी प्रोडक्शन पे, बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी थी, हमारे पास में सारे इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ था, तो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब उस प्रोडक्शन के लिए हमको मार्केट भी तो चाहिए, है ना। प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को, जो भी हमारे पास प्रोड्यूस है, उसको कंज्यूम करने वाला हो, कंज्यूम करने वाला हो तो मतलब कि डिमांड भी होनी चाहिए ना। अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करने का क्या मतलब। तो इसीलिए हमको मास मार्केट की भी जरूरत थी, बहुत बड़ा मार्केट हो, बहुत सारे कंज्यूमर्स हो, उनकी डिमांड्स हो, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें। तो इसीलिए ये वर्क का एक जो डायमेंशन हमने देखा कि इसको जो है डिवाइड कर दिया गया था, है ना। जो टास्क थे उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ताकि वो इजीली एंड टाइमली हो, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वर्क का। और क्या हुआ, मॉडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम। अब देखो क्या हो रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब मॉडर्न पीरियड चल रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो रहा था, तो इसके साथ में क्या की जरूरत थी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी जरूरत थी, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। अब जो मशीन्स थी, देखो मशीन्स तो ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में आ जाती थी। जैसे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी, तो जो है पहले, बहुत पहले के टाइम की अगर अपन बात करें तो जब मशीनीकरण नहीं हुआ था, है ना, जब मशीन्स नहीं आई थी एग्रीकल्चर में, तो लोग हाथों से ही जो है सीड्स को बो देते थे, है ना, अपने खेतों में खुद ही से कर लेते थे, या फिर गाय वगैरह होती थी तो वो क्या बांध देते थे पीछे उसमें, उसके थ्रू वो लोग जोताई, जो भी चीजें होती थी हैंड से सारी चीजें हो जाती थी, और ये एक्सपेंसिव नहीं होती थी, है ना, सस्ते में काम निपट जाता था। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें इंसान की मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, है ना, और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। लेकिन अब हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए तो हमने क्या करा, हमने वर्क को ईजी कर दिया, हम मशीन्स को लेके आ गए। हम क्या लेके आ गए, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेके आ गए, और उनसे क्या होता था, इजीली काम हो जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, तो मशीन्स के थ्रू काम होने लगा था। और किसकी जरूरत थी, मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम टाइम से कर रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जो है ऐसे ही बैठे हुए तो नहीं है, तो ये मॉनिटर करने की भी जरूरत थी। तो क्या होने लगा था, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आने लगे थे, मॉनिटरिंग की जरूरत थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, मॉडर्न टाइम्स में हमने मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम स्टार्ट किया। अब हम काम को मॉनिटर करते थे, सारा कुछ सर्विलेंस करते थे, सारा कुछ देखते थे कि कैसे काम हो रहा है, कितना हो रहा है, टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जनरली आपने देखा हो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज में कैमरा यूज कर लिया जाता था, वहां से सारी चीजें देखते, यानी कि हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया था
कि कहीं भी किसी चीज में कमी ना छूटे, ठीक है, सारी मशीन्स हमारे पास में प्रॉपरली अवेलेबल हो एंड जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करें। देन over the last decades there has been a shift to flexible production and decentralization of work। अब देखो हमने ये तो देखा कि कैसे वर्क ट्रांसफॉर्म हो रहा था। पहले तो सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी एंड फैक्ट्री सेटअप हुई थी, तो लोग आते थे वहां पे अपना लेबर देते थे, मतलब वहां पे काम करते थे, फिर उनको वेजेस मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब सारा कुछ जो प्रोसेस था वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था, धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब देखो हम एक ही जगह पे तो टिके रह नहीं सकते, हमको चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है ना। तो इसीलिए क्या क्या किया हमने, पहले तो हमने काम को डिवाइड कर दिया। पहले सबसे पहले लेबर को डिवाइड करा था, अब काम को भी डिवाइड कर दिया ताकि काम और सिंपल हो जाए, टाइमली हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, मॉनिटर हो जाए। फिर हमने क्या किया, हमने इक्विपमेंट्स यूज करे, मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस सिस्टम यूज करा, और फिर कुछ और डिकेड्स में, है ना, कुछ और 10-20 सालों के चलते चलते हमने शिफ्ट किया फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। काय में फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। अब ये क्या होता है अपन ये देख लेते हैं। देखो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, या फिर मैं सिर्फ अगर फ्लेक्सिबल की बात करूं तो फ्लेक्सिबल का हिंदी मीनिंग होता है लचीला, है ना। जो कोई चीज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो कोई बहुत चीज लचीली है, मतलब वो इजीली चेंज हो सकती है, ठीक है। एक होता है रिजिड, जो होता है बिल्कुल ठोस, जिसको आपको चेंज करने में, जिसको आपको बदलने में बहुत मेहनत लगती है या फिर वो चेंज होता ही नहीं है। और एक होता है फ्लेक्सिबल, यानी सारी चीजों में एडजस्ट करने वाला। तो हम क्या कर रहे थे, हम किस चीज की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, हम हो चुके थे फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट। अब ये फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन क्या था, तो देखिए flexible manufacturing system is in which there is some amount of flexibility। क्या है, कुछ amount of flexibility है, यानी कि थोड़ा सा लचीलापन है, that allows the system to react in case of changes, जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है उसमें आप चेंजेस ला सकते हो, whether predicted or unpredicted। चाहे आप अनुमान लगा लो कि चेंज होने वाला है या सोसाइटी की ये डिमांड है, तो आप वो चेंज होने के पहले ही आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम को चेंज कर लो, या फिर आप ना प्रिडिक्ट करते हुए जब चेंज हो गया है, जब आपको दिख रहा है कि सोसाइटी में चेंज आ चुका है, लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज आ चुका है, तो आप अपने प्रोडक्शन स्टाइल को चेंज कर लो। देखो ये चीज कैसे होती है, क्या बोल रहे हैं वो, कि जब भी कोई चेंज आने वाला है, जब भी कोई बदलाव होने वाला है, तो आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम में भी बदलाव ले आओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो हमने क्या चीज देखी, जब हमने मार्केट की डिमांड देखी, देखो मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट, हम मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, ये चीज हमको पता है, ठीक है। हम किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मार्केट में डिमांड होगी, जो मार्केट में चेंज होगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन भी चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में डिमांड है कि लोग बहुत ज्यादा जो है फल और सब्जी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन किस टाइप का होगा, इसी तरीके का प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी टाइप का प्रोडक्शन होगा, लोग यही चीजें प्रोड्यूस करेंगे, इन्हीं चीजों को मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज की डिमांड है। कल को लोग जंक फूड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो फिर क्या होगा, डिमांड उन चीजों की ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाने लगेंगे, उनको ज्यादा उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। तो ये क्या हो गया, एकदम से जैसे चेंज हुआ मार्केट में, तो हमने अपने प्रोडक्शन स्टाइल को भी चेंज कर लिया। ये होता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली दोज रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, are distributed or delegated away from central authoritative location or group। आप सोचोगे ये मैम आपने क्या रीड कर दिया। देखो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को समझते हैं। अगर आप इस वर्ड को देखो तो आपको दो वर्ड दिखेंगे इसके अंदर, एक तो डी, एक क्या दिखेगा, एक दिखेगा डी
और दूसरा दिखेगा सेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन या सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, सारी चीजें मतलब वहीं पर केंद्रित की गई हैं, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आप उस केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण कर रहे हो, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो, यानी कि मतलब है, ठीक है, मतलब आप कहीं एक जगह पे एक चीज का सेंटर नहीं बना रहे हो। यहां पे वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो एक थोड़ा से बिल्कुल थोड़ा सा पॉलिटिक्स में चलते हैं। आप देखो कि ये आपकी कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है इंडिया। इंडिया में एक सेंटर है, ठीक है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र में काम करती है। जैसे एट प्रेजेंट जो बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, एट प्रेजेंट बीजेपी की जो मोदी गवर्नमेंट है वो अभी सेंटर में है, ठीक है। सेंटर जो है वो पूरा नेशन से जुड़ा हुआ है, सेंटर जो होता है वो पूरे नेशन का सेंटर हो गया, ठीक है, पूरे नेशन की, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। जब कहीं पे इंडिया रिप्रेजेंट होगा तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होगी, कौन सी, जो सेंटर में गवर्नमेंट है। अब इस इंडिया में ढेर सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अपन जानते हैं। अब जस्ट सपोज कि ये सेंटर ही इन पूरे स्टेट्स का काम देखेगा, ठीक है, तो क्या सेंटर हर एक स्टेट का काम अच्छे से देख सकता है? क्या वो सारे कामों में निपुण होगा कि हाँ हर एक स्टेट को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारा काम सेंटर अकेले कर देगा? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने स्टेट्स बनाए और स्टेट्स में भी गवर्नमेंट हमने रख दी। स्टेट्स में भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे एमपी में अपनी गवर्नमेंट है, यूपी की अपनी गवर्नमेंट है, गुजरात की अपनी गवर्नमेंट है, ऐसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट इन स्टेट्स का काम देखती है, वो गवर्नमेंट इन स्टेट्स का काम देखती है, ठीक है। इन स्टेट्स में जो भी जरूरत है, नहीं है, लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो काम यहाँ पे देखती है। अब इन स्टेट्स के अंदर कुछ गांव होते हैं ना, हर एक गांव में डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा तो पंचायत होती है। पंचायत क्या होती है, जो गांव का सारा काम देखती है। पंचायत होती गांव के लिए होती है ना, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या जरूरत है क्या नहीं है। तो यानी कि इस स्टेट के अंदर भी, यानी कि ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर भी एक पंचायत होती है, गवर्नमेंट्स होती है। यानी कि एक छोटी यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो पावर है ना, देखो सेंटर के पास से पावर गई स्टेट के पास में, स्टेट के पास से पावर गई इन पंचायत के पास में। यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड है, एक ही जगह पे पावर नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन नहीं है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। यहां तक क्लियर है? ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक और चीज देखी होगी आपने, अपने घरों में ही देखी होगी, जैसे आपके घर में क्या सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के पास में होती है कि सारा कुछ सिर्फ एक ही जन देखेंगे, मतलब ये है इनका डिसीजन फाइनल होगा? नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी बहुत चीजों को जो है बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ आप ये इस चीज में हो गए, आप उस चीज में हो गए। यहाँ पर वर्क में क्या चीज की जा रही है कि ये जो एक पूरी इंडस्ट्री है, ये जो एक पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अलग अलग काम हो रहा है। कहीं पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ये इतने लोग जो हैं ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ढेर सारे मैनेजर हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं कि ये सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम को सुपरवाइज करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वर्कर्स हैं, या फिर मैं कहूँ एम्प्लॉयर्स हैं, मान लेते हैं एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, वर्कर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जो लोग काम देते हैं। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मान लो ये ए पर्सन के पास में, जो इसका ओनर है, इसके पास सारे काम दे दिए, तो क्या सारे काम अच्छे से हो पाएंगे? ये क्या सारी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, इनका जो काम है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? इनके पास में जो पावर है वो पावर थोड़ी सी मैनेजर्स को दे दी गई, ठीक है, कि आप भैया जो मैनेजमेंट देखते हो तो आप उसको थोड़ा अच्छे से, आप मैनेजमेंट का सारा कुछ देखो। इनको थोड़ा सा सुपरवाइजिंग की पावर दे दी गई।
तो क्या किया, पावर को बांट दिया, शक्ति को थोड़ा 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 करके बांट दिया, यानी अब जो शक्ति, अब जो पावर है वो किसी एक ही पर्सन के पास में नहीं है। इस वर्क के केस में वो ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, एक पूरी संस्थान की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो भी कार्य होते हैं, पर्टिकुलरली किन चीजों को, प्लानिंग को लेके और डिसीजन को लेके, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को लेके और क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इन दोनों को लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, ये डेलीगेट कर दिया जा रहा है। उन एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया या फिर डेलीगेट कर दिया, थोड़ा सा दे दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डेलीगेट करना, देना। डेलीगेट कर दिया फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटेटिव लोकेशन और ग्रुप, यानी किसी एक ग्रुप के पास में पावर थी मान लो, या किसी एक सेंटर के पास में पावर थी, इस पावर को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, या डेलीगेट कर दिया, स्पेशली प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, देखो अपन, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोडक्शन चेंज कर लिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, आप वर्क को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, यानी कि वर्क को डेलीगेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एक अलग चीज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क एक अलग चीज होती है। तो यानी कि अब का जो टाइम था, अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम था, उसमें भी डिकेड्स बाद, ठीक है, सालों बाद हमने फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क के ऊपर फोकस किया। हमने अपना जो काम का तरीका है उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज में केवल प्रोडक्शन होता था, फिर प्रोडक्शन के बाद हमने किस चीज की जरूरत समझी, मैनेजमेंट की जरूरत समझी कि हमको भैया मैनेजर्स की भी जरूरत है, फिर हमको सुपरवाइजर्स की भी जरूरत है, फिर प्लानिंग की भी जरूरत है, डिसीजन की भी जरूरत है, फिर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तरफ हमको ध्यान भी देना। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ है मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। देन in this period of globalization, it is the growing competition between firms and countries that makes it essential for firms to organize production suiting the changing market conditions। अब ये एक सेकंड के लिए भूल जाएं, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दें कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में एक वर्ड मुझे दिख रहा है, वो है ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, एक पूरा पृथ्वी। अपन देखते हैं ना, अपन लोग जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे या अपन कोई भी वर्ल्ड के बारे में पढ़ते थे, अर्थ के बारे में पढ़ते थे, तो एक पूरा ग्लोब आपने देखा होगा, अपने स्कूल टाइम्स में होता था ऐसा, वो पूरा एक ग्लोब होता था गोल, ठीक है। ये क्या होती थी, ये पूरी पृथ्वी होती थी, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी धरती है, ये जो भी आपका पूरा वर्ल्ड है, ये ग्लोब होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो आप एक छोटी सी यूनिट से समझो कि ये ग्लोबलाइजेशन, ये पूरे ग्लोब में ढेर सारी कंट्रीज हैं, ये पूरे ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना। एट प्रेजेंट एटलीस्ट 190 अप्रोक्स कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं इस पूरे ग्लोब में। अब क्या होता है, हर एक कंट्री में अपना प्रोडक्शन होता है, हर एक कंट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, हर एक कंट्री में पीपल रहते हैं, हर एक कंट्री में रिच, पुअर, मिडिल क्लास, हर क्लास के पीपल होते हैं। यानी कि अगर मैं इन्हें नेशन ना कहूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं। ये हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी, अपन ने देखा था कि सोसाइटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज होती हैं, हर एक सोसाइटी में जो पीपल होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने पहले डिस्कस करी थी, आपको याद होगा, है ना। अब देखो ये जो सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज में अपना अपना प्रोडक्शन हो रहा है, अपने अपने पीपल हैं, सब कुछ है। आप जस्ट सपोज आप 2 मिनट के लिए सोचो कि ये सारी जो नेशंस है, अभी तो इनमें बाउंड्रीज हैं, जैसे मान लो ये है, तो अपन जानते हैं कि ये इतना एरिया जो है ये इंडिया है, फिर इतना एरिया जो है ये पाकिस्तान है, ये इतना एरिया जो है ये चाइना है, इतना एरिया जो है रशिया है, अपन जानते हैं, है ना, कि यानी कि ये बाउंड्रीज हैं। अब आप इन बाउंड्रीज को हटा दो, ठीक है, अब आप इन बाउंड्रीज को हटा दो, आप बोलो कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे ग्लोब में जितने लोग रहते हैं सब समान है,
सब एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं, सब कंट्रीज में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। पूरी कंट्री में, पूरे ग्लोब में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो केवल हमारे पीपल के लिए नहीं होता, वो पूरे ग्लोब में रह रहे पीपल के लिए होता है। यानी कि बाउंड्रीज को हटा दो आप, ये जो बीच बीच में बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज को आप हटा दो, तो ये पूरा ग्लोब क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। ये पूरा ग्लोब एक हो गया, यानी कि ये होता, ये आप कहते हो कि ये है ग्लोबलाइजेशन। जब पूरा ग्लोब एक हो गया, कोई बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज हैं, कंट्री की बाउंड्रीज हैं, लेकिन ये बाउंड्री आपके प्रोडक्शन में या आप कोई भी चीज एक्सचेंज करोगे, इसमें कोई बैरियर नहीं है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हर एक लोग के लिए, हर एक पीपल के लिए है। सारे पीपल सभी कंट्रीज में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एंड आपके पास में कोई भी पैसा है, आप उसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से आप प्रॉफिट गिन सकते हो। यानी कि कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, सारा वर्ल्ड एक हो चुका है। ये होता है ग्लोबलाइजेशन का पीरियड। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था तो उसमें यही चीज हुई थी कि हमने ये कहा था कि जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सभी कंट्रीज में आप जो है उसको सप्लाई कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप पीपल जो है वो इधर से उधर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें, यानी सारा वर्ल्ड क्या हो गया, एक हो गया। अब जो आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने कंट्री के मार्केट के लिए करते थे, अब आप जो भी प्रोडक्शन करते थे, आप अपनी कंट्री के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग करते थे, अब आप प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के लिए करते हो। ठीक है, ये एक पार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे में सारी चीजों को बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में करके समझाया है। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, ये डिटेल्ड स्टडी है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या चीज हो रही थी, ये अपन देखते हैं। सो इट इज द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन फर्म्स एंड कंट्रीज। देखो, जो फर्म्स थे, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, यूनिट्स थी, इंडस्ट्रीज थी या बिजनेसेस थे, वो और जो कंट्रीज थी, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था। देखो, हर एक कंट्री में अपने अपने फर्म्स थे, हर एक कंट्री में थे, इंडिया में भी थे, यूएसए में भी थे, चाइना में भी थे, रशिया में भी थे, सब कंट्रीज में अपने अपने बिजनेस थे, अपने अपने फर्म्स थे। और हर एक कंट्री क्या कर रही थी, दूसरी कंट्री के साथ में कंपटीशन कर रही थी, और हर एक फर्म दूसरी कंट्री के फर्म के साथ में कंपटीशन कर रहा था। क्यों कंपटीशन कर रहा था? That makes it essential for firms to organize production suiting the changing market conditions। अब देखो, पूरा वर्ल्ड एक हो चुका था, हर एक कंट्री के पीपल की अपनी अपनी डिमांड्स थी। ठीक है, हर एक कंट्री के पीपल की अपनी अपनी डिमांड्स थी। जो भी उनकी डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए हर एक फर्म और हर एक कंट्री आगे रहना चाहता था। वो ये सोचते थे कि अगर हम डिमांड को फुलफिल कर देंगे तो हमारे पास में भैया जो है ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और चेंजिंग मार्केट नीड्स को फुलफिल करने के लिए फर्म्स एंड कंट्रीज के बीच में कंपटीशन बढ़ चुका था इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो कंपटीशन था वो भी बढ़ चुका था। ये क्लियर है? तो कैसे कैसे सारी चीजें चेंज हो रही हैं आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये था कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में सारी चीजें चेंज हो रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था। सो नोटिस हाउ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ कस्टमर्स आउटसाइड द कंट्री हैव ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चीज आप नोटिस करिए, ये चीज आप देखिए कि कैसे जो प्रोडक्शन है, ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन हो गया है प्रोडक्शन का, और ये जो नए नए कस्टमर्स अब मार्केट में आ चुके हैं। नए कस्टमर्स यानी कि पहले कस्टमर्स कौन थे? जो आपकी कंट्री के थे। ग्लोबलाइजेशन के बाद में कौन हो गए कस्टमर्स? जो बाहर की कंट्रीज के भी हैं। तो ये नए कस्टमर्स और ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन का, इसने कैसे पूरी इकोनॉमिक्स और कैसे पूरी पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया। तो आपने देखा होगा कि कैसे पूरी इकोनॉमिक्स जो है चेंज होती है। अब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। तो उसमें हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि वर्क क्या होता है। हमने सबसे पहले ये चीज देखी, तो हमने देखा कि मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट जो होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो वर्क क्या करता है? वर्क सेटिस्फाई करता है
नीड्स ऑफ सोसाइटी को, वर्क सेटिस्फाई करता है सोसाइटी की नीड्स को। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। आप अपने पर्सनल के लिए काम तो करते ही हो, आप अपने पर्सनल के लिए काम करते हो ताकि आप इकोनॉमिक्स, मतलब आपकी अपनी जो पर्सनल इकोनॉमिक लाइफ है वो भी अच्छे से चले, आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओ, इसलिए आप वर्क करते हो। ये चीज अपन ने देखी थी। लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो पूरी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती। क्यों करती है? क्योंकि हमने देखा था कि अब जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया। जहां पहले की जो इकोनॉमी थी वो पूरा एग्रीकल्चर और आपके फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हो गए। कोई और हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है, हम किसी और के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन किसी और के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी पूरी सोसाइटी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होगी। कौन हुआ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट? सोसाइटी तो हुई है। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वही तो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हुए हैं। ठीक है, और ये जो सोसाइटी में चेंज आया है, ये जो इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आया है, तो यानी कि सोसाइटी में भी तो चेंज आता है। क्योंकि देखो कैसे आता है, जब इकोनॉमिक्स चेंज होती है एक सोसाइटी की, जब इकोनॉमिक्स चेंज होती है या एक किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स चेंज होती है, तो उस सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, सोसाइटी के लोग भी चेंज हो जाते हैं। देखो क्या चीज अपन ने देखी थी कि जब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है। तो ठीक है, पहले आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे, डिमांड्स इतनी ज्यादा नहीं थी, कम डिमांड थी, लोग की डिमांड थी मान लो रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मॉडर्न लाइफ आ गई, कितनी सारी डिमांड्स हो गई। आपको घर में जो है एसी भी चाहिए, आपको बड़ी कार भी चाहिए, फिर आपको अपनी कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए, आपको फिर फूड लाइफ स्टाइल आपकी चेंज होगी, आपकी रहने की जो है जो आपका पूरा अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया, आपके रहने का, आपके कपड़े पहनने का, रहन सहन, सारी चीजें चेंज हुई। और आपकी अकेले की चेंज नहीं हुई, किसकी चेंज हुई? पूरी सोसाइटी की। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ में अगर चेंज होता है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स में अगर चेंज होता है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज होता है। सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में चेंज होता है, सोसाइटी की फूड हैबिट्स में चेंज होता है, सोसाइटी के रहन सहन में चेंज होता है। यानी कि एक पूरा समाज चेंज होता है, या फिर मैं कह दूं कि सोशल चेंज होता है। और ये सोशल चेंज कैसे हुआ? हमने देखा कि जब वर्क चेंज हुआ, वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ, तो वर्कर्स जो थे, जो लोग रह रहे थे सोसाइटी में, ऑब्वियसली वो भी चेंज हुए। तो जब वो चेंज हुए तो पूरी की पूरा सोशल चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से वर्क और सोशल चेंज एक दूसरे से रिलेटेड है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स एक दूसरे से एंड सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है आपको? ये पूरा मैंने ऐसे बना के समझा दिया, थोड़ा सा ऐसे किचपिच हो गया है, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे वर्क क्या करता है, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, सोसाइटी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, इकोनॉमिक्स में चेंज होता है, सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में चेंज होता है, पूरी सोसाइटी चेंज हो जाती है, और ऐसे सोसाइटी और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि वर्क क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस डिस्कस कर लिया था, सारा कुछ डिटेल में समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम पॉलिटिक्स कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, एक सामाजिक संस्थान है, और कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, कैसे समाज को जो है प्रभावित करता है। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति क्या होता है। मैं इस वर्ड को यहाँ पर हिंदी में लिख रही हूँ,
ठीक है, अब मैं ये हिंदी में मैं क्यों लिख रही हूं ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूं। ठीक है, हिंदी में पॉलिटिक्स को राजनीति कहा जाता है। ठीक है, अब पॉलिटिक्स मीन्स द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस ऑफ कंट्री और एरिया। किसी एक कंट्री या किसी एक एरिया की गवर्नेंस को लेके, उसके शासन को लेके जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं शासन को लेके, गवर्नेंस को लेके कि क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से काम होगा, इस एक पर्टिकुलर कंट्री या इस एक पर्टिकुलर एरिया में किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों को क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नीड्स हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा, ये सारी चीजें जो ये सारी एक्टिविटीज होती है इसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। स्पेशली द डिबेट बिटवीन पार्टीज हैविंग पावर। स्पेशली इसमें क्या चीज होती है, पार्टीज होती हैं या मैं कहूँ ग्रुप्स होते हैं जिनके पास में पावर होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया के केस में हम बात करें तो हमारे यहाँ पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है और ना जाने कितनी ढेर सारी पार्टीज है। तो इन सभी पार्टीज के पास में पावर है तो कितनी है, ये सारा कुछ डिबेट, ये सारा कुछ मिला के पॉलिटिक्स होता है। अब पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीति कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो ये क्यों मैंने लिखा है, देखिए राज और नीति, राज या फिर मैं कहूँ राज्य, यानी कि मैं किसी एक एरिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ, राज्य या राज्य की बात कर रही हूँ, तो एक एरिया, एक टेरिटोरियल एरिया की बात कर रही हूँ, चलो टेरिटोरियल लिख देती हूँ, एक टेरिटोरियल एरिया की बात कर रही हूँ। नीति या फिर पॉलिसी या प्लान्स या प्रोग्राम्स, नीति यही होता है ना। नीति का मतलब क्या होता है, यही ना कि क्या पॉलिसी होगी, किस प्रकार से काम होगा, ये सारी चीजें। तो ये एक टेरिटोरियल एरिया में क्या नीति होंगी, क्या पॉलिसी होंगी, क्या प्लान्स होंगे, क्या प्रोग्राम्स होंगे, ये सारी एक्टिविटीज मिला के पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, अब पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सी चीजें तो आप जानते ही होंगे कि कैसे होती है, क्या होता है, कैसे पॉलिटिक्स चलती है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चीजों को समझते हुए चलेंगे, है ना। हमको सिर्फ जनरल आइडिया नहीं चाहिए है, हमको डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए। क्यों चाहिए डिटेल्ड डिस्कशन, उसके क्या कारण है। पहला तो बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजों को समझना डिटेल्ड में। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिक्स हो गए, अपन ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा, ये चीजें क्या होती हैं, ये कहाँ से शुरू होती है, इनके बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तो इनमें आने वाले आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके, मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को ध्यान से आप समझिए कि क्या होती हैं। अभी अपन बेसिक्स समझ रहे हैं, बाद में अपन इसको एनालाइज करते हुए समझेंगे। ओके, सो दिस इज पॉलिटिक्स, अपन ने समझ लिया पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। अब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, क्या होती है राजनीतिक संस्थाएं, जैसे आप मान लो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अपने अपने ऑफिसेज होते हैं अलग अलग, फिर उसके बाद में और भी जितनी सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता है। देखो इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं यानी कि रूल्स रेगुलेशंस लॉज कस्टम्स हैं, उनके तहत ही सारी चीजें चल रही हैं, उनके अनुसार ही सारा काम हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगा सोसाइटी में, इस चीज को लेके बड़े ही चिंतित रहते हैं। ठीक है, कि कैसे समाज में पावर किसके पास में रहे, ठीक है, कौन समाज में पावर को होल्ड करे, ये चीज इनके लिए बड़े ही जानने वाली बात होती है। सो टू concepts which are critical to the understanding of political institutions are power and authority। अगर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहते हैं, आप राजनीतिक संस्थाओं को समझना चाहते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो दो कॉन्सेप्ट हैं पावर एंड अथॉरिटी। अगर आप इन्हें समझेंगे तो आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझ पाएंगे। पॉलिटिक्स क्या होती है हमने देखी है, और राजनीति हमारी डेली लाइफ में कितनी होती है हम सभी देखते हैं। डिबेट्स हम सभी सुनते हैं, संबित पात्रा को भी सुनते हैं, राहुल गांधी को भी सुनते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी सुनते हैं, और हर एक पॉलिटिकल
पार्टी के हर एक प्रवक्ता को, सबको सुनते हैं ना, राजनीति हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, तो वो मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हमको समझना है ये पॉलिटिक्स कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है, तो वहां पे भैया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी है। तो अगर आपको इन्हें समझना है तो आप पहले इन दो को समझिए कि ये पावर क्या है और ये अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो अपन इन्हें पहले समझते हैं कि ये पावर और अथॉरिटी क्या होती है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। अगर पावर की हम बात करें तो आप कहोगे पावर क्या, शक्ति, कोई हमारे ऊपर अपनी पावर यूज कर रहा है, कोई अपनी बात हमसे मनवाना चाह रहा है, तो पावर का यूज ही कर रहा है ना, यही कहोगे ना। अब पावर होती क्या है, डिफाइन कैसे करोगे पावर को? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप की एक एबिलिटी, उसकी अपनी काबिलियत कि वो आपसे अपना काम करवा रहा है। विल वो वाला नहीं जो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो होने वाला उसके लिए विल, ग्रामर नहीं चल रही यहाँ देखो। टू कैरी आउट देयर विल, उनकी जो अपनी इच्छा है, उनकी जो अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा वो आपसे मनवा रहे हैं। इवन अपोज्ड बाय अदर, चाहे आपको वो काम नहीं भी करना हो, आप नहीं चाहते भी, आपकी मर्जी नहीं है, पर फिर भी उनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो आपसे अपना काम करवा लेंगे। ये होता है पावर इन वेरी जनरल सेंस। Now it implies that those who hold power do so at the cost of others. अब ये चीज तो है कि जिसके पास में पावर है तो वो पावर कब एक्सरसाइज करेगा, जब कोई दूसरा होगा तभी तो पावर एक्सरसाइज करेगा। अकेले कोई पावर होल्ड कर सकता है क्या, कि मैं जैसे अकेले हूं और मैं कहूं मेरे पास में तो बहुत पावर, में तो कुछ भी करवा सकती हूँ, पर कोई होगा करवाने वाला तभी तो मैं करवाऊंगी, वरना ऐसे बोलने को तो आजकल लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पावर को होल्ड करता है वो पावर इसलिए होल्ड करता है क्योंकि सम पीपल होल्ड पावर व्हाइल अदर्स डोंट, क्योंकि उनके पास में पावर है और जिनके पास में पावर नहीं है वो उनकी बात को मान रहे हैं, तो वो इस तरीके से पावर को जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर कोई होगा ही नहीं, आइसोलेशन में तो पावर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली कोई होगा तभी तो आप पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। So it implies those who hold power do so at the cost of others. दूसरों से अपना काम करवाते हैं, और यानी कि दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, अदर्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी कुछ लोगों के पास में पावर है। ठीक है, Now in other words an individual or group does not hold power in isolation. Again वही चीज जो मैं आपसे कह रही थी, देखो मैं सही बोलती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ, यानी कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप पावर आइसोलेशन में नहीं है उसके पास में, यानी कि वो एकांत में पावर को नहीं रखे हुए है, उसके पास में पावर है क्योंकि दूसरे उसकी शक्ति को मानने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर आप पावर एक्सरसाइज करना चाहते हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप दूसरों से अपना काम करवा सकते हो, तो जब दूसरे होंगे तभी तो आप अपनी पावर दिखाओगे, तभी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे। अगर दूसरे नहीं होंगे तो काई की पावर और काई की आपकी शक्ति। ठीक है, सो यही वो चीज कह रहे हैं कि पावर आइसोलेशन में नहीं होती। तो एक चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि पहले तो एबिलिटी है इंडिविजुअल की कि वो आपसे अपना काम करवा लेता है, वो होती है पावर। और दूसरी चीज, पावर कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। पावर डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये दो चीज आपको भी याद रखनी है। ना दिस नोशन इज पावर इज फेयरली इंक्लूसिव एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम family elder assigning domestic duties to their children to principals enforcing discipline in school. अब ये जो नोशन है पावर का कि पहले तो आपकी एबिलिटी और दूसरा पावर आइसोलेशन में नहीं होती, तो ये इंक्लूसिव है, ये सब जगह आप इसको देख सकते हो, ये सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। सो ये जो पावर है ये इंक्लूसिव है, सब जगह है। अब ये कहाँ से आप इसको अपने फैमिली में भी देख सकते हो कि आपके घर के जो बड़े हैं वो आपसे अपनी पावर एक्सरसाइज करके घर के काम करवा लेते हैं कि जाओ बेटा बाजार से धनिया पुदीना खरीद के ले आओ, और आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते, वो घर के बड़े हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, टू देयर चिल्ड्रन टू प्रिंसिपल्स एनफोर्सिंग डिसिप्लिन इन स्कूल। अब स्कूल में जाते हो, वहां प्रिंसिपल मैडम कहती है कि बेटा क्लास के टाइम में बाहर नहीं घूमना, अगर बाहर पाए गए तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी।
तो ये चीज करके वो अपनी शक्ति आपके ऊपर दिखा रही हैं और आप चुपचाप जो है मुंह बंद करके अपनी क्लास में चले जाते हो वापस से बैठने के लिए। तो ये जो है ये क्यों करा जा रहा है, प्रिंसिपल क्यों बोल रही है कि आप जाओ अपनी क्लास में बैठो, अभी क्लास का टाइम चल रहा है, बाहर नहीं घूमना है। आप बोलोगे मेरी मर्जी, मैं तो घूमूंगा बाहर, लेकिन ये चीज क्यों की जा रही है? क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। डिसिप्लिन बनाने के लिए वो आपके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही हैं। दूसरी तरफ जो घर के बड़े हैं वो आपसे अपना काम करवा लेते हैं और वहां पर ये वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि ये जो पावर है ये इंक्लूसिव है, ये सर्वव्यापक है, ये सब जगह है। तो 3 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। पहला तो पावर है एबिलिटी, दूसरा पावर आइसोलेशन में नहीं होती, और तीसरा कि पावर इंक्लूसिव है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है। ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है। इसके बाद from the general manager of a factory distributing work among the executives to political leaders regulating programs of their parties। अब और कहाँ कहाँ पे है पावर? तो देखिए, जो एक फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री का जनरल मैनेजर जो होंगे वो जो भी वर्कर होंगे, जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, उनसे अपना सारा काम करवा लेंगे, ठीक है। वो उनसे कहेंगे कि भैया ये काम होना है, तो उनको वो काम सारा कुछ करना पड़ेगा। वो एग्जीक्यूटिव आके वर्कर को या मैनेजर को बोलेंगे कि ये चीज होनी चाहिए, जैसा अपन ने अभी पढ़ा ना वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में। वो बोलेंगे आपको ये काम करना है और हमको ये काम इतने समय में चाहिए, तो आप करके दोगे, क्योंकि पावर है उनके पास में, उन्होंने आपसे कहा, आपको करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज तो होती, मैंने भी आपको बताया पार्टीज होती हैं, वैसे ही पार्टीज के जो लीडर होते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम होगा, कैसे हमको काम करना, तो आप जाइए ये वाला काम करके आइए। यानी कि ये जो पावर है ये इंक्लूसिव है, ये सब जगह है। द प्रिंसिपल हैज पावर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। प्रिंसिपल के पास में पावर है कि वो पूरे स्कूल में डिसिप्लिन बना के रखेगी, इसलिए वो आपसे अपना पावर एक्सरसाइज कर रही है। जो प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो चाहे तो अपनी पार्टी में से किसी भी मेंबर को बाहर निकाल सकता है कि अब हमको आपकी जरूरत नहीं है, या आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, आप जाइए, यहाँ से बाहर निकल जाइए। तो इन ईच केस an individual or group has the power to extend to which others abide their will। अब मान लो आपकी प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा अपनी क्लास में चले जाओ या बाहर फालतू में मत घूमो कॉरिडोर में। अब आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने कहा कि आपकी बात मैं नहीं मान रहा हूं, मैं तो यहां से जा रहा हूं, और आप यहां से चले जाओ, तो क्या प्रिंसिपल के पास में कोई पावर होगी? अगर आप मानोगे ही नहीं तो पावर कहां से होगी? मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर किसी एक मेंबर को बोल दें कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, और वो मेंबर नहीं जाए, वो तो वहीं बैठ जाए बिल्कुल डट के कि मैं नहीं जा रहा, जाओ जो करना है वो कर लो, तो क्या पावर एक्सरसाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो यानी कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास में पावर तब तक ही होती, एबिलिटी है मानते हैं, आइसोलेशन में नहीं होती ये भी मानते हैं, इंक्लूसिव है ये भी मानते हैं, लेकिन जब तक दूसरे उस पावर को नहीं मानेंगे तो आपकी पावर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पावर टू द एक्सटेंट टू विच अदर्स अबाइड बाय देयर विल, जब तक दूसरे आपकी बात को नहीं मानेंगे तब आपके पास में कोई पावर नहीं है। मान लो मैं मना कर दूं, मुझे नहीं माननी है आपकी बात, आप जो भी बोल रहे हो, तो आपके पास में कोई पावर ही नहीं है, काहे की पावर ऐसी आपकी, ठीक है। तो ये होता है पावर। तो चौथी चीज अपन ने क्या नोट कर ली यहाँ पर कि जो है भैया विल ऑफ अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि सामने वाले को अगर आप अपनी शक्ति के प्रदर्शन कर रहे हो तो वो माने भी तो कि हाँ आपके पास में पावर है, अगर वो मानेगा ही नहीं तो काहे की पावर आपकी। तो पावर क्या है? एबिलिटी है, आइसोलेशन में नहीं होती है, इंक्लूसिव है, लेकिन विल ऑफ अदर्स पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी क्लियर है? सो इन दिस सेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पावर। इसी तरीके से जो पॉलिटिक्स है, जो भी पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पावर। पावर उसमें व्याप्त होती है, इंक्लूसिव होती है, जरूरी होती है। पावर नहीं होगी तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपके पास में कोई भी पावर, मतलब फिर आपके पास में कोई पावर रही नहीं, आपकी कोई बात ही नहीं मान रहा तो काहे की पावर। और जब आपके पास में पावर नहीं है तो आप क्या किसी एक एरिया को,
क्या आप किसी एक कंट्री को मैनेज करोगे, आप उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करोगे। तो यानी कि पॉलिटिक्स में पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्लियर है। पावर एंड अथॉरिटी की अपन बात कर रहे थे। पावर क्या होती है आपको समझ में आया। पहली चीज तो पावर, ये 3 चीज होती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विल ऑफ अदर। जब तक दूसरे नहीं मानेंगे कोई पावर नहीं है आपके पास में। तो हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में, हर एक पॉलिटिक्स में पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है ये चीज। ये आप जो है 4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए आगे काम आएंगे। कर लिया, मैं हटा दूं, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी। अब देखो पावर है, मान रहे हैं, बट हाउ इज दिस पावर अप्लाई टू अचीव इट्स एम। व्हाई डू पीपल कंप्लाई विथ अदर्स कमांड्स। अब हमने ये तो देखा कि पावर एबिलिटी है, आइसोलेशन में नहीं होती, इंक्लूसिव है और दूसरे मानते भी हैं, ठीक है। जब दूसरे मानेंगे तभी आपके पास में पावर होगी। तो ये जो दूसरे लोग हैं ये क्यों मानते हैं आपकी बात, ये क्यों मना नहीं कर देते, क्यों आपकी प्रिंसिपल जब कोई बात कहती तो आप उसको मान लेते हो, क्यों जब आपके घर के बड़े आपसे कोई चीज कहते हैं थोड़ी सी मतलब मैं कहूँ पावर दिखा के, तो आप क्यों उनकी बात मान लेते हो। जब आपसे कोई कहता है कि भैया रात के 11 बजे के बाद बाहर घूमने नहीं जाना है, क्यों आप उसकी वो बात मान लेते हो। तो क्यों, वाई पीपल कंप्लाई विथ अदर्स कमांड्स, वाई मतलब कैसे पावर से लोग अपने विल को, अपने जो भी उनके एम्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं, क्यों मानते हैं लोग, ठीक है। हमने ये देखा विल ऑफ अदर्स है, जब तक दूसरे मानेंगे तब तक आपके पास में पावर है। तो वो लोग क्यों मान रहे हैं आपकी पावर, क्यों हम आपके कमांड सुने, क्यों मैं आपकी बात मानूं जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी इज अ बॉडी दैट एक्सरसाइज पावर। अथॉरिटी वो बॉडी होती है या एक ऐसी यूनिट है जो पावर को एक्सरसाइज करती है, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जो पावर को एक्सरसाइज करती है, शक्ति को लोगों के ऊपर मतलब एम्प्लाई करती है। वो कौन है, वो है अथॉरिटी। कैसे, इट इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट मीन्स एज राइट एंड जस्ट। देखो जो अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी जैसे मान लो आप ये ए पर्सन है, इनके पास में अथॉरिटी है, ये वो ए पर्सन है जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वो ए पर्सन है जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पावर हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, ये जो शक्ति हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, ये लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट है यानी कि ये सही है, ये वैध है, ठीक है, यानी कि ये जस्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये जस्ट है, ठीक है। यानी कि ये ए पर्सन, मान लो ये बी पर्सन है, ये जो ए पर्सन है ये इस बी पर्सन के ऊपर पावर दिखा रहा है। तो इस बी पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे ऊपर पावर दिखा रहा है ना, ये जो मुझे पावर बता रहा है, इसकी पावर वैध है, ये सही कर रहा है, ये जस्ट कर रहा है, ये बिल्कुल जस्टिस कर रहा है, सारी चीजों को अच्छे से कर रहा है, इसको ऐसा लगता है, इसीलिए ये इस ए की बात को मान लेता है, ठीक है। यानी कि जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसके पास में अथॉरिटी है, तभी पावर एक्सरसाइज हो रही है। और ये जो पावर है हमको ऐसा लगता है कि ये लेजिटिमेट है, वैध है, राइट है, जस्ट है, इसीलिए हम इसको मानते हैं। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ड्यू टू लेजिटिमेसी। हमको लगता है वैध है, इसीलिए हम उसको मान रहे हैं। देखो मैंने आपसे क्या पूछा था कि हम क्यों मान रहे हैं, कोई हमें कमांड कर रहा है हम क्यों मान रहे हैं उसकी बात। हम उसकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो बात हमसे कर रहा है, वो वैध है, वो सही है। अब एक प्रिंसिपल आपसे स्कूल में क्या बात कर रही हैं कि आप जो है अपनी क्लास में जाइए, आप इधर उधर ना घूमिए, या आप मान लीजिए बहुत ज्यादा आप स्कूल से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लासेस, तो आप क्लास में आइए, ठीक है, आप स्कूल अटेंड करिए, वरना आपकी अटेंडेंस कट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी बातें आपको प्रिंसिपल सिखा रही है और आप मान भी रहे हो। अगले दिन से आप बढ़िया क्लास में अच्छे से जाते हो, बैठते हो, इधर उधर नहीं घूमते हो। या आप क्यों करते हो, डर एक अलग चीज है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है ये जो मेरी प्रिंसिपल है ये सही चीज बोल रही है, ये मेरे अच्छे के लिए बोल रही है ना, ये चाहती है कि स्कूल में डिसिप्लिन बना रहे और मैं भी डिसिप्लिन में रहूं, इसलिए ये प्रिंसिपल मुझसे ऐसा बोल रही है ना। हमको लगता है ये जो बोल रही है ये सही है, राइट है, जस्ट है, इसीलिए हम इनकी बात को मान लेते हैं। क्लियर है?
So people in general accept the power of those in authority as they consider their control to be fair and justified. तो लोग क्यों किसी की पावर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों वो किसी के कमांड को मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है इस पावर के, इनके पास में, इस पर्सन के पास में अथॉरिटी है, ये जो पावर मेरे ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है ये वैध है, राइट है, जस्ट है, मेरे अच्छे के लिए है, इसीलिए हम उसकी पावर को मान लेते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी यही चीज होती, वो आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये हमारे लिए सही है, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि ये जो पावर हमारे ऊपर एक्सरसाइज कर रही है, ये जो चीज बोल रहे हैं ये मेरे लिए बिल्कुल सही है और इसीलिए मैं इनकी बात को मानूंगा। ये होता है पावर और ये होती है अथॉरिटी, ठीक है। और ये दोनों ही पॉलिटिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स को समझने के लिए या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए पावर एंड अथॉरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। पावर क्या होता है ये आपने समझा, अथॉरिटी क्या होता है ये आपने समझा, समथिंग विच इज लेजिटिमेट, राइट एंड जस्ट एंड फेयर, दैट इज पावर, दैट इज फॉर योर अथॉरिटी। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सारे जो भी डायमेंशंस हैं पॉलिटिक्स के उनको डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना है magnetbrains.com, उसको एंटर करना है गूगल पे एंड आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे आपके सामने किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, सारी क्लासेस के। आपको जिस भी क्लास का जो भी वीडियो देखना है जस्ट उस क्लास पर आप क्लिक करिए। आप जैसी क्लास पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। जस्ट सपोज आपको क्लास 11 पढ़ना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक करा, ये आपके सामने सारे वीडियोज ओपन हो गए, मतलब सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स। आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, जो भी वीडियोस देखने हैं, आप उस पर वॉच नाउ करिए। जैसे सपोज आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आपके सामने सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए, यहाँ पे सारा ट्यूटोरियल मटेरियल अवेलेबल है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उस पर जस्ट क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सारे सब पार्ट्स उस चैप्टर के आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपको जो भी वीडियो देखना है, जो भी पार्ट स्टडी करना है, आप उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को बढ़िया एंजॉय करिए। ये वीडियो के बाद में दूसरा देखना है, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करिए। ये नहीं देखना, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बड़ी ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉलिटिकल एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे होता है, क्या है, एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आपको एक्सेस कैसे करना है ये भी पता चल गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।